नमस्ते आनंद जी, राधे राधे दर्शकों। तो ये मेरा भाषाओं पर प्रथम पॉडकास्ट है। मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था कि भारत की सारी भाषाओं पर पॉडकास्ट करूँगा, जो उन भाषाओं के ज्ञानी हैं उनके साथ उस पर वार्ता करूँगा, चर्चा करूँगा, ताकि भारत की भाषाओं के संरक्षण में कुछ योगदान दे सकूँ। और आज ये प्रथम है, इससे शुभारंभ हो रहा है, हमारा श्री गणेश हो रहा है। आनंद जी हमारे साथ हैं। अवधी भाषा पर है ये पॉडकास्ट। तो सर्वप्रथम आनंद जी का परिचय लेते हैं। आनंद जी, आप अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वहीं पे मैं प्रयागराज उसको कहते हैं, वहीं पे मैं बड़ा हुआ। मैंने MBBS किया और उसके बाद मैंने MD बनारस से किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैं एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का प्रोफेसर हेड रहा। 17 साल तक मैं वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। फिर मैं रिटायर हो गया और उसके बाद मैं जो हूँ ट्रांसलेशन का काम कर रहा हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। वो अवधी का ग्रंथ है, तो इस नाते मेरी अवधी से थोड़ी जान पहचान हो गई। और बचपन में मेरी दादी भी अवधी की डायलेक्ट बोला करती थी और इलाहाबाद में भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ग्रामीण लोग होते थे, वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। जी, तो से तो दिख ही गया कि आनंद जी बहुत उच्च पदों पर रहे हैं। बहुत इनका शिक्षा से और इससे अनुसंधान से, शोध से बहुत पहले से संबंध रहा है। एम्स में नौकरी की है आनंद जी ने। तो एक ठीक व्यक्ति मिल गए। मेरा सौभाग्य रहा कि एक ऐसे पढ़े लिखे शिक्षाविद के संपर्क में आ गया मैं इस विषय को लेकर। तो आपने कहा कि आप प्रयागराज में आपका बाल्यावस्था, जन्म और बाल्यावस्था हुआ है ना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी, चूंकि 5 वर्ष प्रयागराज में रहा हूँ, पिताजी की पोस्टिंग, पिताजी की तैनाती वहाँ पर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रयागराज से भोजपुरी वाला क्षेत्र आरंभ हो जाता है, क्योंकि प्रयागराज बनारस से, काशी से होता है। जब आप और पढ़ते हैं तो प्रयागराज में अधिकांश एरिया में अवधी बोली जाती है, मगर जो गंगा पार का एरिया है वहां पे अवधी नहीं बोलते हैं। वहां पे एक दूसरी डायलेक्ट बोली जाती है, मगर प्रयागराज में अवधी है। जो गंगा पार का एरिया, वहां वो नॉन अवध है। गंगा के इस तरफ, शहर के क्षेत्र की तरफ जो है वो अवधी एरिया है। तो आनंद जी, कानपुर को भी हम अवधी कह सकते हैं। कानपुर अवधी, मैं अगर आप चाहें तो वहां आपको लिस्ट भी पढ़ सकता हूँ कौन कौन से अवध के एरिया में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जी जी, बोलिए, बताइए। लखनऊ है, सीतापुर है, खीरी है, फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, हरदोई, बस्ती के कुछ हिस्से और नॉन अवध रीजन अक्रॉस गंगा इन इलाहाबाद उसको, और फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर, भदोही, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट और जौनपुर। लगभग 70 मिलियन लोग इन अवधी भाषा वाले क्षेत्र में रहते हैं। 70 मिलियन अर्थात 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ की जनसंख्या है ना। जी जी, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। पर अवधी मुख्यतः तो रामचरितमानस के कारण जानी जाती है सर्वाधिक। और पद्मावत पे चलचित्र भी बन गया, फिल्म भी बन गई, परंतु फिर भी लोगों को नहीं पता है कि पद्मावत अवधी में लिखी गई थी। मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी आपसे ही परसों तरसों पता चला कि पद्मावत ग्रंथ जो है वो अवधी भाषा का ग्रंथ है। मुझे नहीं इसकी जानकारी थी। वो रामचरितमानस से 35 वर्ष पूर्व, 30-35 वर्ष पूर्व पब्लिश हुआ था। अच्छा। और इसको जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पर्शियन स्क्रिप्ट में था। जी, अच्छा। भाषा लिखा पर्शियन था।
अच्छा अच्छा अच्छा, लिपि फारसी थी परंतु भाषा अवधी थी। हम्म, अच्छा अच्छा। तो आपको अवधी भाषा में रुचि मतलब बाल्यावस्था से आपको बोलनी समझनी आती थी अवधी? बोलती थी, और फिर वहां के जितने भी ग्रामीण लोग होते थे वो अवधी ही में बात करते थे। तो अच्छा हमारे फादर भी जैसे ग्रामीण लोगों से अवधी में बात करते थे, और हल्की फुल्की मैं भी बोल लेता था। अच्छा अच्छा। तो इसके अतिरिक्त जो है रामचरितमानस और पद्मावत के अतिरिक्त और क्या क्या प्रमुख साहित्य है अवधी में जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैं कोई बहुत साहित्य का तो ज्ञानी नहीं हूँ, हम्म क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र बहुत ही डिफरेंट। मेडिकल क्षेत्र का। मेरा इंटरेस्ट होने की वजह से जो ओल्डेस्ट पोइट्री बुक है वो राउर बेल के नाम से है, और ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 11वीं शताब्दी का मान्य है 1000 समथिंग। हाँ, हाँ, तो ये तो 11वीं वो वाली अवधि तो बहुत प्राचीन प्रकार की अवधि होगी, आजकल तो रूप उसका। 4 साल से अवधि भाषा का एग्जिस्टेंस है। उसके पहले आपने जैसे कहा शौर सेनी, मागधी, प्राकृत, इन सब से ही इसकी ओरिजिन रही है। और ये इस पुस्तक में डिफरेंट, उस समय के जो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र थे भारत के, वहां की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन है। ये बुक लुप्त है, मगर इसके कुछ कुछ अंश मिले हैं, तो उससे पता लगता है कि ये बुक सबसे पुरानी थी। और ए, अब और इसको, इसकी भाषा को परमेश्वरी लाल गुप्त एक बड़े भारी विद्वान हुए हैं, और पटना म्यूजियम के वो क्यूरेटर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी जो भाषा एक्चुअल जो उसको कहते हैं वो दक्षिण कौशली है। दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशली है। और पहली प्रोज जो लिखी गई थी वो एक दामोदर पंडित नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने लिखी किताब का नाम था उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये पहली प्रोज की किताब थी, और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 12वीं माने 1100 समथिंग में। और उसके बाद जो पहली एपिक है वो चंदायन लिखी गई थी मुल्ला दाऊद डलमई। डलमऊ वही लखनऊ के पास की जगह है, डलमऊ के। तो उन्होंने 1369 में चंदायन नाम की एक एपिक। मगर सबसे जो प्रॉपर कबीरदास ने भी कुछ अवधि की भी हाँ, क्योंकि वो तो काशी के ही थे, तो उनको तो उसी क्षेत्र के आसपास के ही थे। हाँ, मगर हाँ, अवधि के तो वो नहीं, वो तो धुक्कड़ी भाषा में वो लिखते थे, मगर वो अवध के क्षेत्र तो नहीं, वो बनारस से तो भोजपुर का क्षेत्र शुरू हो जाता। जी जी जी। तो उन्होंने भी कुछ लिखा है हिंदी, मगर हिंदी की जो प्रॉपर बुक है विजय देव नारायण शाही, इसको पद्मावत को हिंदी की सबसे प्रॉपर पोइट्री मानते हैं। हालांकि चंदायन भी लिखी गई उसके बाद, मगर जो पहली जो प्रॉपर पोइट्री हिंदी की है, जो एफर्टलेस पोइट्री की किताब मानते हैं, वो पद्मावत को मानते हैं। और वैसे इसमें अमीर खुसरो ने भी खड़ी बोली में कुछ वर्सेस लिखी हैं, जैसे कि काहे को ब्याही विदेश सुन बाबुल मोरे। ये गाना भी बहुत प्रचलित है और बहुत सुनने में आता है। और इसको तो पश्चिमी खड़ी बोली तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आ जाती है ना, उधर ब्रज क्षेत्र। ये अवधि मानी जाती है, काहे को ब्याही विदेश सुन बाबुल मोरे। और वो खड़ी बोली से बड़े प्रभावित थे, मगर ये जो वर्ष है उनकी, ये अवधि की है। उर्दू भी तब नहीं थी, उर्दू बाद में आई। हाँ, और पहले ये भाषाएं हिंदवी कहलाती थी। जी। ये हिंदवी भाषाएं कहलाती थी। हिंदवी भाषाओं में कई भाषाएं आती, जिसमें कि आप कह सकते हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेलखंडी, बघेली, कन्नौजी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, ये सब हिंदवी भाषाएं थी। मगर सबसे पहले प्रॉपर लिटरेचर लिखा गया वो अवधी में लिखा गया। जी। अवधी में पंजाबी में भी लिखा गया है।
अच्छा, आपने भी उल्लेख किया था उसका, और मैं जब इंटरनेट पर देख रहा था कि इसको बैसवाड़ी भी कहा जाता है, अवधी को। और नहीं, 3 भाषाएं। अब उस एरिया में अवधी की 3 डायलेक्ट्स हैं। अच्छा, अवधी प्रॉपर लैंग्वेज लाइक पंजाबी, ठीक है। लाइक मैथिली, लाइक ब्रज, इट्स अ प्रॉपर लैंग्वेज। मगर जी। जब हिंदी आई तो हिंदी के प्रवाह में ये सब भाषाएं लुप्त हो, क्योंकि उस जमाने में अपने घर से 50 मील भी लोग दूर नहीं जाते थे जॉब करने, घर में बहुत मरते थे, बीमारी होती थी, तो लोग अपने घर में ही अपना जाके खेती का ये सब का काम, गांव पूरे सेल्फ सफिशिएंट होते, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था। वहां पे क्या कहते हैं, जूते भी मिलते थे, करके पे कपड़े भी बनते, सारे गांव सेल्फ सफिशिएंट थे। इसीलिए क्योंकि वो लोग बेचारे बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर गए, घर में पिताजी हैं वृद्ध, वो मर गए, खबर ही नहीं आई। तो रेलवेज आई तो लोगों को लगा कि वो 50 मील 100 मील दूर काम कर सकते हैं, मगर 100 मील दूर पे अवधि से तो भाषा ब्रज हो जाती थी, तो एक दूसरे को समझना मुश्किल था। तो इवन बिहार का आदमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात नहीं कर सकता था। तो इसीलिए ये जो रेलवेज के साथ हिंदी का बड़ा और डेवलपमेंट हुआ, जो मॉडर्न खड़ी बोली वाली हिंदी का डेवलपमेंट, हिंदी उर्दू सबका बहुत हुआ जॉब की वजह से। और दूसरा, गांधी जी ने भी बहुत को पुश किया, महात्मा गांधी के प्रेशर की वजह से भी ये बहुत फैली, और लोगों को बात करने की जरूरत थी। यहाँ से लेके बर्मा तक हिंदी फैल गई, अफगानिस्तान और ईरान के उत्तर तक हिंदी बोली जाती थी, हिंदी या हिंदुस्तानी कह लीजिए। हाँ, उस समय तो अखंड भारत ही था। हाँ, हाँ, ओमान ओमान तक भी चलती थी कि वहां से लोग आते तो वो उर्दू वो करके अपना, तो इस सब तो अमेरिका में भी बोली जाती, जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हैं। ये आपके एयरपोर्ट पे भी, हम लोग इस समय बॉस्टन में, बॉस्टन एयरपोर्ट पे भी हिंदी के सिग्नेचर बोर्ड्स लगे हैं। तो अब इस समय ये हिंदी जो है संसार की 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। एक्चुअली इससे मुझे ध्यान आया कि किसी भी देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, उसको एक बांधने के लिए, और एक देशभक्ति का की भावना लाने के लिए किसी एक साझी भाषा का होना बहुत आवश्यक होता है। और ये इसका मुझे सबसे अच्छा उदाहरण दिखा है चीन में। यद्यपि मैं माओ का फ़ैन नहीं हूँ और सीसीपी से इत्यादि से मेरे मतभेद हैं, परंतु माओ ने जब 1949 में जब आधुनिक चीन की स्थापना करी तो उसने एक बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि चीन भी बहुत विशाल है, वहाँ पे भी अनेकों भाषाएं बोली जाती थी, अनेकों डायलेक्ट्स होते थे। तो उसने सबसे प्रथम ये काम किया था कि उसने मैंड्रिन चाइनीज़ को एक स्टैंडर्ड बना के पूरे देश में उसको इम्प्लीमेंट किया कि यही भाषा मानी जाएगी, यही भाषा बोलनी है, आपको लोकली ओरली आपको जो डायलॉग बोलना है बोलो, परंतु जब पूरे देश में जो एक काम होगा वो एक भाषा में होगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स वो चर्चा का विषय है कि उससे क्षेत्रीय भाषाओं का ह्रास हो जाता है, परंतु उससे एक बहुत अच्छा काम ये भी होता है कि पूरा देश एक एकता के सूत्र में पिरोया जाता है, जो कि अभी भारत में देखने को मिल रहा है कि भाषाई विवाद इतना बड़ा बढ़ गया है कि हम उसकी भाषा नहीं मानेंगे, हम इस राज्य की भाषा नहीं बोलेंगे, जो पूरा विवाद चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि भारत में कभी वो हो नहीं पाया। जब प्रयास किया गया था स्वतंत्रता के समय हिंदी को लाने का तो बहुत विरोध हुआ था हिंदी का, और अभी तक होता चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक साझी भाषा होना बहुत आवश्यक होता है किसी देश को जोड़े रखने के लिए। आपका इस पे क्या विचार है? आपके भाषाई विवाद पर क्या विचार है आनंद जी? आप मेरा विवाद पे कि ये कोई नियम नहीं है, कोई भी चीज संसार में जीवन में नियम नहीं हो सकता। हर देश की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, हमारे यहाँ वो परिस्थितियां नहीं है कि हम साझी भाषा बना सकते, इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फोर्स कर नहीं सकते हैं, फोर्स करेंगे तो वो देश टूट सकता है, टूटने के उस नहीं, सांझी भाषा नहीं भी बनाओगे तब भी तो कोई सांझी तो तभी होती जब सब एक्सेप्ट करेंगे, हम इसे बोलेंगे। जब वो लोग नहीं, बहुत से लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो आप इसको न थोप हिंदी भाषा जो फैली वो सरकारी प्रश्रय से नहीं फैली, लोगों की फेल नीड थी, एक महसूस किया कि हमें एक दूसरे से बात करना है, तो ये इसी प्रकार ये फैल गई। तो सरकारी प्रश्रय से, सरकारी फोर्स से कोई भाषा का डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई भाषा फैलती नहीं।
ये हिंदी से बड़ा स्पष्ट हो कि जैसे हिंदी जो है आप अफगानिस्तान तक चली गई, लोगों को जरूरत थी बोलने की, जिनको जरूरत नहीं है वो नहीं उसको करेंगे। तो आप साझी भाषा किसी पे लाद नहीं सकते। भारत की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। जो चीन की रही होंगी वो अलग कंट्री था, हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है और इस नियम को हम लोग नहीं फॉलो कर सकते हैं। बहुत से क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र में क्या आप करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो ये इसमें पढ़ना नहीं चाहिए भाषाई विवाद में, और जो लोग स्वतः ग्रहण करें वही अच्छा होता है। अगर किसी को जरूरत होगी वो सीख लेता। जो लड़के तमिलनाडु से नॉर्थ में आना चाहते हैं, वहां नौकरी करना चाहते हैं या मणिपुर जाना चाहते हैं, वो सीख लेते हैं। मणिपुर से जो बच्चे बेंगलोर जाना चाहते हैं वो सीख लेते हैं। तो ये अपने आप सीखी जाती है। इसमें सरकार का और इन सब का कोई खास रोल होता नहीं है। भाषा के प्रचार प्रसार और जीवंत रखने में किसी का कोई रोल नहीं है, ये समाज का ही होता है। जी जी। तो अच्छा, आपने बताया कि अवधी लगभग 7 करोड़ क्षेत्रफल है जहाँ पे अवधी बोली जाती है। आज के समय में अवधी कितनी बोली जाती है, उसका कितना पतन हो रहा है या हो चुका है, और उसके लिए अवधी अब बोली नहीं जाती है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि मॉडर्निटी से अछूते हैं, आजकल के युग में भी वो पुराने युग में रह रहे हैं। तो वहाँ गांव में महिलाएं ये सब इन भाषाओं का प्रयोग करती हैं। मगर शहर बाकी जैसे पढ़े लिखे लोग हैं गांव में तो यूज करते हैं, मगर जहाँ गांव के बाहर निकले तो ये भाषाएं हिंदी में सबसे परिवर्तित हो गई हैं, हिंदी में सबसे अनेक भाषाएं। अब जैसे कि मैथिल है और ये सब राजस्थानी और ये सारी भाषाएं हिंदी ही में समाहित हो गई हैं, और मगर बोली भी जाती हैं, मगर इतना अब इनका महत्व नहीं रहा। साहित्य क्योंकि इनका पढ़ने वाले भी नहीं रहे कि इतना साहित्य इसमें लिखा जाए कि बहुत उसका प्रचार, कोई छापेगा भी नहीं क्योंकि उसकी बिक्री नहीं होगी, मांग नहीं है। हाँ। तो और जो लोग ये भाषा बोलते हैं वो अक्सर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जी कि वो किताबें खरीदें। तो प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? क्योंकि मुझे ध्यान है कि फरवरी मार्च में जब मैं भारत में था उस समय, तब मुझे ध्यान है कि 4 भाषाओं को विधानसभा में, भारत की विधानसभा में योगी जी ने एक वो दिया था कि हम इसको, उत्तर प्रदेश की हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने, मुझे ध्यान है उसमें ब्रज भी थी, मुझे ध्यान है ब्रज थी, कदाचित बुंदेली भी थी, भोजपुरी तो थी, भोजपुरी तो थी ही, भोजपुरी ब्रज तो थी ही, कदाचित बुंदेली थी, और क्या अवधी भी थी उनमें? 4 भाषाएं की थी। ये मुझे नहीं, अवधी बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। अवधी तो रामचरितमानस की भाषा है, वो तो अगर ब्रज होगी तो अवधी जरूर होगी। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है अवधी थी। वो 4 भाषाओं की घोषणा की गई थी कि इन 4 भाषाओं के संरक्षण के लिए तथा प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो कदम उठाएगा और इनको सहेजने का, संजोने का प्रयास करेगा। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कदाचित उसमें उनमें अवधी भी थी, 4 भाषाएं थी, तो अवधी भी होगी, होनी ही चाहिए, है ना? होगी, अवश्य होगी। हाँ। नहीं, अब ये संरक्षण तो ऐसे नहीं होता है। सरकारी प्रशय से किसी भाषा का संरक्षण नहीं होता है, और भाषाएं भी इनका जीवन होता है, ये अपना जीवन के समाप्त हो जाती। कितनी भाषाएं खत्म हो गई, प्राकृतिक की बहुत सी भाषाएं थी, तमाम भाषाएं थी। संस्कृत भी कम प्रयोग में हो गई, वो तो चूंकि हमारे देश के धर्म की भाषा थी, तो वो इसीलिए वो सेक्रेड रिचुअल्स में बनी रही। मगर बहुत सी भाषाएं जन्म लेती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ये कोई इतनी चिंता का विषय नहीं है। मगर अगर इसका संरक्षण होना है तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को भाषाई आधार पे अगर आप बांट देंगे और वहां के लोग उन भाषाओं का प्रयोग करेंगे तभी वो जीवंत हो सकती हैं, नहीं तो। आप तो बहुत विवादास्पद बात बोल रहे हो, आप मेरा चैनल ही बंद करवाओगे लगता है। हम की उत्तर प्रदेश को बांटने की भी इसलिए आवश्यकता है जैसे कि उत्तराखंड बहुत बड़ा प्रदेश है जी। और जहां अवधि का प्रदेश है उसमें आप अगर अवध का, तो अगर भाषाओं का संरक्षण इसी प्रकार हो सकता है कि वहां की राजभाषा जो नहीं, पर वो विभाजन
विभाजन तो तब किया जाता है जब लोग मांग करें, जैसे कि पूर्वांचल में जो भोजपुरी बोलते हैं, और क्योंकि भोजपुर जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में बट गया, ठीक है, ना उधर भोजपुरी को शासकीय सम्मान मिला क्योंकि उधर भी हिंदी चलती है प्रशासन में, ना इधर मिला। तो भोजपुर के लोग तो कभी कभी मांग करते भी हैं कि भोजपुर राज्य बनना चाहिए। हाँ, पर अवध से तो कभी ऐसी मांग मैंने कुछ सुनी नहीं है। ये मांग की बात नहीं, आपका जो सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट होगी तभी वो लैंग्वेज रह सकती है। उस फायदे नुकसान अलग अलग हैं। अब जब आपके सारा सरकारी काम अगर अवधि में होने लगेगा तो अवधि जीवंत हो जाएगी, और अगर सरकारी काम नहीं होगा तो अवधि जो है जितनी माने जरूरत है उतनी ही रहेगी। तो जो भाषा में सरकारी काम अधिक होता है वो चलती है। कुछ ऐसे शब्द अथवा मुहावरे इत्यादि जो केवल अवधि में मिलते हैं। तो जो अभी मेहरारू शब्द की मैं बात कर रहा था आपसे चैट में, तो मेहरारू का मैंने खोजा था, तो मेहरारू शब्द अवधि से ही निकला है। आपने कहा वो भोजपुरी में, बिहार में भी उसका प्रयोग होता है, परंतु उसका जो उद्गम है वो अवधि से है। हाँ, जैसे ससुर है, साला है, ये सब जो गालियों के स्वरूप हैं, ये सब भी जो हैं हिंदवी में बोले जाते हैं। क्योंकि कोई देशज, मुझे लगता है इनमें से अनेक शब्द देशज शब्द होंगे जो ना संस्कृत से आए हैं, ना प्राकृत से आए हैं, ना विदेश से आए हैं, वो क्षेत्र से ही निकले हैं उससे, है ना। जैसे लहकट है, एक शब्द है लहकट, उसको मैंने अभी रिसेंटली सुना। मैं इलाहाबाद गया, उन्होंने किसी को बताया लहकट माने सम काइंड ऑफ वेगाबॉन्ड। अच्छा, मैंने सुना था अपने बचपन। अच्छा, जैसे कि भोकाल, जैसे कि उस और कहते हैं भोकाल। अब भोकाल शब्द और कहीं नहीं, भोकाल शब्द का और कहीं प्रयोग नहीं होता है, वो उधर ही होता है। हाँ, तो या उन्होंने कहा कि लहकट है वो, तो मैंने पता किया इसका क्या मतलब है, पता लगा एक यूजलेस वेगाबॉन्ड जो लोफर लफंगा बुली, लोकल बुली। तो ये बहुत शब्द जन्म भी लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। बहुत जैसे कि मैंने देखा है इधर काशी में और कदाचित कानपुर में भी, इधर के लोग ए गुरु, अरे गुरु क्या कर रहे हो, उस प्रकार का वो प्रयोग और कहीं नहीं होता है, वो उधर ही होता है। नहीं, वो भोजपुर में भी, यूपी इलाहाबाद में भी। हाँ, उधर होता है, परंतु पश्चिमी और कहीं नहीं, और कहीं की हिंदी में नहीं होता है उसका प्रयोग। तो वो एक लोकल है। ये सब लोकल प्रयोग हैं, और ये भी डिपेंड करता है किस वर्ग के लोग हैं। अक्सर जो है अगर आपके बहुत आत्मीय नहीं है और आपके वर्ग के नहीं है, तो आप उनको गुरु करके इस प्रकार से आप शायद नहीं कर। जैसे आपने वो एक अंग्रेजी की मूवी आई थी माई फेयर लेडी, आपने देखी कि नहीं? बहुत पुरानी मूवी, 60s की है, बहुत सुंदर मूवी है। वो भाषा के ही ऊपर है। भाषा से आदमी की संभ्रांतता और उसका वर्गीकरण किया जाता है। इंग्लैंड भी इस एरिया में इस तरह की कोई क्वींस इंग्लिश या किंग्स इंग्लिश बोलता है कोई, वो तो उससे उनको पता लग जाता है ये किस क्लास का आदमी है। तो भाषा से भी बहुत, अगर नियंत्रित भाषा है, आप तुलसीदास की भाषा में आपको शब्द नहीं मिलेंगे या छिछले स्तर के शब्द नहीं मिलेंगे, तो वो अलग अलग होता है। और लोकल साहित्य में अगर किसी ने अवधि, तो वो इन सब शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे कि किताब थी आधा गांव, नाम आप सुना है? हिंदी की, बड़ी मशहूर हुई। कदाचित सुना है, कुछ ध्यान तो आ रहा है। वो राही मासूम रजा ने लिखी थी, और उसमें उन्होंने वो शिया लोगों का जीवन बताया था, पार्टीशन के बाद क्या वो कैसे रहते थे। तो उसमें उन्होंने बहुत सी गालियों का प्रयोग किया है। साहित्य अकादमी ने कहा कि अगर ये गालियां निकाल दी जाए तो ये पुरस्कार के लायक ये किताब है। उनका कि गालियां, मेरे कैरेक्टर ऐसे ही हैं, वो ऐसी ही गालियां दे, तो ये नॉवेल ही खत्म हो जाएगी अगर मैंने गालियां हटा। तो मगर वो अलग अलग, अब वो समाज का डिस्क्रिप्शन था,
अब वो भी जो शिया में जो उर्दू फारसी बोलते हैं वो उनकी भाषा नहीं है, तो वो हर का भाषा बहुत समाज के स्तर पे भी बहुत डिपेंड करती है। अवधि भी बहुत प्रकार की होती है, उसके यूज करने वाले किस प्रकार के इस पे ये निर्धारण होता है। तो आपने आधुनिक काल में कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति देखे हैं जो अवधी में कंटेंट बनाते हों? जैसे कि मुझे ध्यान आ रहा है राजू श्रीवास्तव ने कुछ ऐसे वीडियो बनाए थे। राजू श्रीवास्तव कानपुर के थे, है ना? हाँ हाँ, तो राजू श्रीवास्तव के मुझे कुछ वीडियो ध्यान है, वो अवधी में बनाते थे। वो जो मस्करे का और व्यंग प्रहसन के वो थे। हाँ, जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वाले राजू श्रीवास्तव। हाँ, और मैंने उसके अलावा भी बहुत से ऐसे कुछ कार्टून वगैरह भी देखे हैं जिसमें भी अवधि का प्रयोग करते हैं। मैंने मालूम पड़ जाता, अवधि तो नहीं बोलते हिंदी, मगर पता लग जाता है कि अवधि रीजन तो इस प्रकार के लोग हैं। आप हाँ, आपने एक वो लिख के मुझे भेजा था, रमई काका का नाम है, वो भी प्रेस लिखते थे। तो अवधि का साहित्य तो है और कई फेसबुक के ग्रुप से मैंने उनको, मगर मुझे मालूम नहीं कि कोई ऐसे प्रख्यात, जब तक कि उसको साहित्य अकादमी से अलग भाषा का दर्जा ना मिल जाए, इतना लिटरेचर ना हो जाए, तब तक वो उसमें कोई सीरियस साहित्य तो मुझे अब नहीं दिखता है। अब तो कठिन है, अब तो कौन ही लिखेगा अवधि में, अब तो मुझे नहीं लगता है कोई लिखेगा। केशव दास ये सब अब तो चले गए। तो उस तरह का बड़ा साहित्य तो नहीं है, क्योंकि वो सब हिंदी में लिखने लगे। इवन अब तो हिंदी में भी कौन ही लिखता है, अब तो सब अंग्रेजी में ही लिखते हैं। ये तो बहुत, ये तो मैंने देखा है कि जो हिंदी में जो लोकल भाषाओं में लिटरेचर होता है, उसकी डेप्थ इंडियन इंग्लिश से बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। जो अपना हमारा लोकल साहित्य है वो बड़ा गंभीर है। इंग्लिश साहित्य में वो गंभीरता नहीं है भारत, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। और जो लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश जो जानते हैं, जो उसमें लिखते हैं, वो चूंकि संस्कृति से कटे बटे लोग हैं, तो उनकी भाषा में भाव नहीं आता है। सीरियसनेस ऑफ थिंग बहुत कहाँ है, ये नहीं कहूंगा मैं, काफी कई हैं। मगर जैसे कि अब आप कर्नाटक में कुवेम्पू का, एक बार मैंने कुवेम्पू पुरस्कार में गया, उनका मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा, इंग्लिश में था, तो हृदय में कंपन होने लगा। इस तरह से इतनी डीप बातें हैं, क्योंकि इंडियन इंग्लिश वाले जो हैं वो क्योंकि संस्कृति से कटे अलग थलग हैं, तो उन भाषा में, उनके विचारों में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये तो है। मैं पहले बीटेक के समय कविताएं लिखता था, बहुत सारी लिखी थी उस समय, तो अधिकतर वो हिंदी में, अंग्रेजी में भी लिखी हैं कुछ कुछ, पर अधिकतर हिंदी में ही लिखता था, क्योंकि जो भाव आता है, जो क्योंकि सोचने की प्रक्रिया हिंदी में है, तो जो भाव आता है वो हिंदी में आता है, अंग्रेजी में नहीं आता। मेरा तो नहीं आता है, और अन्य लोगों का मुझे नहीं पता। आजकल तो मेरे आयु वर्ग, मातृभाषा मैं भी कविता लिखता हूँ, अंग्रेजी में लिखता हूँ, मगर मैं अपने को हमेशा हिंदी का कवि कहता हूँ जो अंग्रेजी में लिखता है, क्योंकि वो माइंड में ट्रांसलेट हो जाती है, माइंड में ट्रांसलेट हो जाती हैं। और मैं अंग्रेजी में क्यों लिखता हूँ, ये आंसर करना बहुत मुश्किल है। ये सवाल बहुत मुश्किल होता है कि कोई किस भाषा में क्यों लिखता है। एक तो रोजी रोटी के लिए कोई लिख सकता है, पैसे कमाने के लिए लिख सकता है, मगर जो सीरियस रचना करता है किसी भाषा में, वो ये उसका पता नहीं है। हम लोग तो पूर्व जन्म भी मानते हैं, वो कोई संस्कार होगा या नहीं, पर आपकी तो हिंदी बहुत अच्छी है और आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो, तो आप तो हिंदी में लिख सकते हो, आपको हिंदी में प्रयास करना। तो ऐसा कंपल्सन नहीं कि मैं हिंदी में लिखूं ही। भाषा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई कंपल्सन किसी प्रकार का नहीं है, और मैं उसको मानता भी नहीं, मैं मुक्त हूँ। और ये आपसे कह रहा हूँ कि कोई किस भाषा में, जैसे कि वो ब्रेख्ट ने जर्मन में भी लिखा, शायद, अब मैं ज्यादा विद्वान तो नहीं, और बहुत से लोग जो थे, समरसेट मॉम ने फ्रेंच में भी लिखा, ऑस्कर वाइल्ड कुछ फ्रेंच में लिखा, तो बहुत, और जितने आयरिश राइटर्स हुए हैं
वो सब इंग्लिश में लिखते रहे, हालांकि नेशनलिस्ट थे, लाइक येट्स, वो तो आयरलैंड के सेपरेशन, आयर कल्चर, बड़े भारी वो योद्धा थे, मगर लिखा उन्होंने नोबेल प्राइज अंग्रेजी के वर्क भी लिया। तो भाषा का एक ये अद्भुत चीज है कि कैसे कोई भाषा किस लेखक को यूज करती है, लेखक नहीं यूज करता है, उसकी अक्सर चॉइस नहीं रहती है। ये भाषा की भी चॉइस होती है, भाषा बिल्कुल जीवंत होती है, वो एक चेतना का प्रतीक होती हैं, वो चेतना आपको पकड़ती है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कोई क्यों इस भाषा में इतना सुंदर साहित्य दक्षिण से हिंदी में लिखा जाता है, और मराठी के लोग हिंदी में लिखते हैं, और हिंदी भाषा भाषी बंगला पढ़ते लिखते हैं। तो ये सब कौन कैसे किस भाषा को या कौन सी भाषा उसको पकड़ लेती है, ये कहना बड़ा मुश्किल। ये एक दूसरी चीज है, स्टडी का विषय है। हाँ, इस पे शोध होना चाहिए, शोध होना चाहिए। और आप कुछ तुलसीदास जी के संबंध में बता रहे थे कि तुलसीदास जी का जन्म अवध क्षेत्र में नहीं हुआ था, ऐसा कुछ बता रहे थे। मैंने पढ़ा नहीं, मैं उस पर पढ़ना चाह रहा था। नहीं, वो अवधि क्षेत्र को बहुत अवध से अलग है, राजापुर में हुआ था। अच्छा, बांदा के आसपास है। अच्छा, तो बांदा के आसपास है, वो अवध में ही आएगा। हाँ, लगभग। तो उनकी वो मतलब माँ बोली ब्रज भाषा नहीं थी, अवधी ही थी, है ना? नहीं, ब्रज तो नहीं थी। हाँ, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे कि वो कदाचित इधर इस ओर के नहीं थे ना, मतलब क्योंकि इस ओर के होते तो मुझे पता होता, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ। यदि उनका जन्म उधर हुआ होता तो मुझे पक्का पता होता, है ना? और उन्होंने, आपको मैं बताऊं, बैसवाड़ी जो रायबरेली में और उन्नाव में बोली जाती है, बैसवाड़ी अवधी, उसमें रामचरितमानस लिखी। अच्छा, बैसवाड़ी अवधी में लिखी है उन्होंने। और ये उसके अलावा जायसी ने भी बैसवाड़ी में लिखी। अच्छा, दोनों समकालीन थे। और पूर्वी अवधि में उन्होंने लिखा बरवय रामायण और राम लालन तुलसीदास ने लिखा। अच्छा। पूर्वी अवधि में, और पश्चिमी अवधि में भी उन्होंने लिखा जानकी मंगल और पार्वती मंगल। अच्छा। और ये जो अन्य रचनाएं थी उनकी, विनय पत्रिका इत्यादि, ये किस में थी? ये संस्कृत में थी कि? इतना डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, बता पाऊंगा। ये कि उन्होंने तो बहुत किताबें लिखी, हर किताब के पास तो लिस्ट नहीं है, मगर जो उनकी सबसे मेजर किताब है वो रामचरितमानस, वो बैसवाड़ी में थी। अच्छा। और बघेली एक भिन्न भाषा है, वो अवधी का एक रूप नहीं है। हाँ, बघेली भाषा है, मगर हाँ रिलेटेड है, ये सब भाषाएं रिलेटेड हैं, ये सब इंटरडिजिटेट करती हैं। ये एरिया खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, तो ये सब एक गंगा की तरह बहती जाती हैं। अभी आप कहिए उत्तराखंड की गंगा अलग है, यहाँ की गंगा, ये भाषा बहती हुई नहीं, वो तो अपने यहाँ चली जाती हैं। वो तो अपने यहाँ कहावत भी है ना, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी, ऐसा है ना? तो वही बात है कि हर 4 कोस पे वाणी बदल जाएगी, जल का और दूध का भी स्वाद परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, वो बदलने के साथ साथ एक तो आप ये कह सकते हैं कि अलग हो जाती है, और दूसरे कहें कि वो मर्ज होती हुई चली जाती है, नया रूप लेती हुई। वहां से कुछ लिया और वहां आगे कुछ नया ले लिया, और आगे वाले को अपना ये रूप दे दिया, और आगे वाली भाषा ने उसको लेके इस तरह से बंगला भी तक पहुंच जाते हैं, यहाँ बंगाल। जी, क्योंकि मैं इस बार जब भारत गया था तो क्योंकि मैं अब इस भाषा इत्यादि पर बहुत ध्यान देने लगा हूँ पिछले कुछ वर्षों से, तो मैंने पहली बार ध्यान दिया कि ब्रज भाषा के भी कुछ रूप हैं, डायलेक्ट्स कह सकते हैं। कि मथुरा में गया था तो वो लोग बोल रहे थे कि वो जावे है, वो खावे है, ठीक है। हमारी ओर बोलते हैं का खावत है, जावत है, और फिर इधर जावत अवधि बोलते हैं। और इगलास की ओर कदाचित बोलते हैं जामे हैं, खामे हैं। तो वो वही शब्द हैं, परंतु उनके भिन्न भिन्न रूप हैं, और म्यूचुअली इंटेलिजिबल हैं, पर समझ में तो एक दूसरे को आ ही जाते हैं। और अवधि में भी, और ये खाली भाषा के रूप से नहीं, अवधि में भी एक तो पहली चीज है कि नेजल बहुत होता है,
नेजल बहुत होता है, तो वहां चंद्र बिंदु इनका बड़ा प्रयोग होता है। जी जी और दूसरी चीज ये होता है कि एक शब्द को आप कई ढंग से बदल बदल के ढंग से कह सकते हैं, अच्छा और अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं। अगर पोइट्री आप कर रहे हैं तो एक शब्द के बहुत रूप हो सकते हैं, मगर वो सब समझ में आ जाते हैं कि ये कह रहा है, जी जी ये यही शब्द कह रहा है, मगर उसको बहुत प्रकार से लिखा और कहा जाता है। वाणी में भी अलग अलग ढंग के उसका उच्चारण होता है, मगर वो शब्द एक ही है और आप उसको उसके रूप को पहचान लेंगे। और एक जो अंतिम प्रश्न है वो आप जैसे कि अब मैंने थोड़ा पढ़ा था इस पर कि ये अर्धमागधी प्राकृत अथवा पाली से आई है अवधि, क्योंकि शौरसेनी प्राकृत से तो इधर अपनी ब्रज भाषा और ये उस क्षेत्र की निकली हैं, और मागधी प्राकृत से भोजपुरी, तो ये क्योंकि क्षेत्र बीच में आता है दोनों के में, तो कदाचित अर्धमागधी प्राकृत अथवा पाली से ऐसा कुछ मतलब इतिहासकारों का मानना है। हाँ हाँ, ये तो कोई भाषा, ये एक साहित्य अकादमी से किताब निकली है सूर्य प्रसाद दीक्षित की। अच्छा उन्होंने अवधि के ऊपर ही एक पुस्तक लिखी है, उसमें ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि कहाँ से अवधि। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ये इस वीडियो को देखकर जिस किसी को भी कुछ रुचि होगी अवधि के संबंध में पढ़ने की, कदाचित अवधि अवध क्षेत्र के लोगों को ही अधिक रुचि होगी, तो वो ये पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर, मतलब उनके लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा कि वो ये पुस्तक पढ़ें। तो उनको सूर्य प्रसाद दीक्षित की साहित्य अकादमी दिल्ली से निकली है, और उसके अलावा अवधि की डिक्शनरीज भी हैं। अच्छा अवधि की कई डिक्शनरीज हैं, और एक तुलसीदास की भी डिक्शनरी है। वो तुलसीदास ने जितने शब्द रामायण में यूज किए हैं उसको उन्होंने डिक्शनरी बना दिया है, तो हिंदी में उसका अनुवाद, तो उससे भी बड़ा लाभ हो जाता है। अवधि की भी डिक्शनरी है, तो उससे भी बड़ा लाभ होता है। अवधि के बहुत से वर्ड हैं। अच्छा, नहीं ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, ये बहुत काम की जानकारी है, ये अवश्य लाभ मिलेगा दर्शकों को। तो अंतिम चलते चलते यदि कोई चुटकुला, कोई वाक्य, कुछ अवधि में कुछ ऐसा कुछ शब्द ऐसा कुछ बताएं। नहीं एक दो वाक्य ही बोल दीजिए। आ रहा है, मैं आपको कुछ मलिक मोहम्मद जायसी से पढ़ देता हूँ। मेरे पास ये किताब यहाँ पड़ी हुई है। जी 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 तो आपको उसकी भाषा का कुछ एक अनुमान लग जाएगा, उसकी ध्वनि जी का। जी वही उसी के लिए और ये खुला हुआ है। हीरा मनी जो कहो रस बाता, पाएऊ पान भयऊ मुख राता, चला सुआ रानी तब कहा, भाजो परावा सो कस रहा, जो नित चले सवारे पाखा, आज जो रहा काली को राखा, न जनो आज कहाँ दहु हुआ, आयहु मिले चले मिली सुआ, मिल के बिछुरन मरन के आना, कत आयहु जो चले निदाना, अनुरानी हो रहते राधा, कैसे रहो बचा कर बांधा, ताकरी दृष्टि ऐस तुम सेवा, जैसे कूंज मन सहज परेवा, पसय मीन जल धरती, अंबा बिरिख आकाश। एक दोहा है, इस वर्ष में चौपाई और दोहे हैं। जोरे बसे मीन जल धरती, अंबा बिरिख आकाश, जोरे प्रीत दून मां, अंत हो ही एक पास। तो इससे मैंने ये पढ़ दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी की किताब मेरे सामने खुली हुई थी, तो आपका वीडियो चला गया आनंद जी। हाँ, आ गया। हाँ, ये सुन के एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रामचरितमानस ही सुन रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली वैसी ही एग्जैक्टली वही शब्द, वही भाव, और आपने पढ़ा भी कुछ उसी लय में है। वैसे ही पढ़ी। हाँ। ये तो रामचरितमानस चाहे वो पद्मावत हो, तो ये चौपाई, इसमें 7 चौपाइयां होती हैं, फिर एक दोहा होता है। अच्छा, तो आप तो देवनागरी लिपि में पढ़ रहे होंगे ना? हाँ, देवनागरी लिपि में। हाँ। मतलब किसी ने उसका फारसी से देवनागरी में लिपि पर नहीं, और अवधि कैथी में भी लिखी जाती है। कैथी भी एक भाषा लिपि है, उसमें
लिखते हैं कई भाषाओं में। हाँ, कैथी पहले भोजपुरी के लिए कैथी का प्रयोग होता था। हाँ हाँ, मगर अब जनरली जो है ये सब इसमें लिखी जाती है। तो अवधी का क्षेत्र मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं, नेपाल के दक्षिण में बोली जाती है अवधी, तो नेपाल नॉर्थ में है। भोजपुरी का आपके पूर्व में है, कन्नौजी और बुंदेलखंडी वेस्ट में है, और बघेली इसके दक्षिण में है। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट की ये अवध का रीजन है। उसके अलावा भी बीच बीच में स्पॉट्स हैं, जैसे भागलपुर, वहां पे भोजपुरी मिक्स बोली जाती है। बहुत से मध्य प्रदेश में जगह हैं जहाँ अवधी बोली जाती है, वहां के आसपास, और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह हैं जहाँ पे अवधी बोली जाती है। जी जी जी, नहीं बहुत क्षेत्रफल है। इसका तो डायस्पोरा भी विदेश में बहुत फैला हो, क्योंकि जो उधर से अंग्रेज़ों के समय जो अवध क्षेत्र से जिन लोगों को इधर कैरिबियन आइलैंड्स, फीजी, सूरीनाम इत्यादि जो ले गए थे उधर बहुत, क्योंकि कैरिबियन आइलैंड्स में अवधी मिक्स भोजपुरी ही बोली जाती थी। फीजी और सूरीनाम में और मॉरिशस में, इन सब देशों में अभी भी बोली जाती है, अभी भी बहुत उसका प्रचलन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत सारा ज्ञान दिया, और पहले पॉडकास्ट का आरंभ, मेरे इस श्रृंखला का आरंभ बहुत अच्छा हुआ। आपने बहुत सारी बातें साझी की हमारे साथ, जो कि मुझे लगता है कि दर्शकों को और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ देंगी, और मेरा जो इस पर आगे शोध चल रहा है, चलता रहेगा, और आगे श्रृंखला अच्छी चलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सब साझा करने के लिए, और हो सकता है भगवान करे पुनः भेंट होगी आपसे किसी अन्य विषय पर। आप इसका एक बार अनुवाद पूरा कर लीजिए पद्मावत का, तो फिर पद्मावत के ऊपर एक पॉडकास्ट कर लेंगे। हाँ, जरूर जरूर जरूर। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।